हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग जहां बात करने वाले पीआईबी और आपके सांसद टीवी के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सुबह के 6 बज चुके हैं, तो आप सभी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप सेशन को शेयर करेंगे, ठीक है। आज हमारे पास में ऐसे 4 से 5 आर्टिकल हैं। देखते हैं कि इस छोटे से टाइम में हम लोग कहाँ तक चीज़ों को कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि पीआईबी जो है ना, ये आपका क्लासेस डेली होती है मंडे से संडे, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी दिन ऑफ नहीं होता है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि पीआईबी इंपॉर्टेंट क्यों होता है आपके लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पीआईबी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीआईबी एक जेन्युइन बोल सकते हैं एक सोर्स है जहाँ से यूपी से क्वेश्चन पूछती है। आप बोलेंगे सर मैगजीन से पूछती नहीं क्या? मैगजीन वाले भी क्वेश्चन वहीं से लेकर आते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन जब सोर्स से जहाँ से लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो आप भी सोर्स को पकड़िए ना, ठीक है। और पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हम बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आज का सबसे पहला आर्टिकल, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। यस। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, और बिल्कुल कल हमने कमेंट देखे, ठीक है। तो आपके कुछ कमेंट ये भी थे कि सब पीपीटी के फॉर्मेट में आप कुछ ला सकते हैं क्या। इस बिल्कुल ला सकते हैं। तो आप ही के लिए पीपीटी फॉर्मेट हम लाए, लेकिन आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ये मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल थ्योरी फॉर्म में ले आए लिखते हुए, ठीक है। बिल्कुल एक टू द पॉइंट एक वे में हम लेके आए हुए, ताकि आपको हर चीज़ आपको बोल सकते हैं कि एक नोट्स जो बनाते हैं, नोट्स के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। ऐसा नहीं कि नोट्स आप बना रहे हैं बिल्कुल थ्योरी लिखे जा रहे हैं। आपके नोट्स जितने छोटे हो, आसान हो, एक सिंपल हो, क्लिप्स हो, ये अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आर्टिकल जो है ना, उसको हम देखते हैं कि पहला आर्टिकल्स वो क्या है, ठीक है। पहला आर्टिकल्स जो है ना, ये आपका है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में। ये अभी करंट में क्यों है, तो इससे जानने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि ये इशू में क्यों है, ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों है। और ये थोड़ा सा पहले हम और जाएंगे कि ये कौन से पेपर में आने वाला है। तो ये एक पेपर है जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में उसमें भी एक छोटा सा सिलेबस का छोटा सा पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इसका हिस्सा है, ठीक है। क्यों समाचार में क्यों है, खबरों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में क्या हुआ कि आर्थिक मामलों की विभाग डीईए, ठीक है, ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम को अधिसूचित किया है, ठीक है, यानी कि नोटिफाइड किया है। बस इतना ही है। हाँ, इतना ही है। ये कहाँ से न्यूज ली है? पीआईबी से। अब पीआईबी सर्च करेंगे और आप इतना भी सर्च कर देंगे इस चीज़ को, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम, तो आपका पीआईबी का जो डेट है उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो। बाकी तो अगर आपको थोड़ी सी ट्रस्ट है तो आप इस चीज़ को आगे कर सकते हैं। तो इन्होंने किया, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें फोकस करनी है इस ऐसे आर्टिकल पे। जब भी इसी स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऐसे आर्टिकल से जो कि इंडिया ने स्टार्ट किया है, तो आप ये मान के चलिए कि ये स्टार्ट जो किया गया है, भारत सरकार ने की है, केंद्र सरकार ने की है। और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है। क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उद्देश्य से क्वेश्चन बनते हैं, उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप कुछ पॉइंट इसके बारे में एक बेसिक पॉइंट एक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर ये कि फाइनेंशियल सपोर्ट, ये जो बेसिकली जो बनाया गया ना, ये वित्तीय सहायता के लिए बनाया गया। आप पूछेंगे सर किनको किनको किया जाएगा, तो ये भी हम बात करें यहाँ पर। तो ये जो आप जो बात करते हैं, जो बुनियादी ढांचा के बारे में बात करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बात करते हैं, ये उनके लिए, यानी कि उसको डेवलप करने के लिए। अब जो एक चीज़ खुद सोचिए, बुनियादी ढांचा में जो एक वर्ड बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या आ सकता है। इसमें वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि आर्थिक मामलों के विभाग यानी कि डिपार्टमेंट डी, ये इन्होंने नोटिफाइड किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि विकास के लिए, जो कि देश के विकास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। कौन सा सवाल? सवाल ये है कि सर ये बताइए कि ये इसमें जो सरकार है वो सिर्फ इसमें बनाएगी या फिर प्राइवेट वाले भी बनाएंगे। तो इसमें दोनों वाले बनाएंगे। इसमें पब्लिक भी यानी कि सरकार भी और प्राइवेट भी, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों के लिए। आप पूछेंगे सर इसमें क्या होगा, ये तो बताइए। इसमें होगा ये कि फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि जो अगर मान के चलिए कि जो प्राइवेट कंपनी या जो प्राइवेट प्लेयर है, वो अगर चाहती है कि रोड को बनाना, वो चाहती है रेलवे को बनाना, वो चाहती है हाईवे को बनाना, वो चाहती है एयर जो वे उसको बनाना, तो
तो यहाँ पर सरकार ऐसे जो प्राइवेट प्लेयर है उनको यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। किस तरीके से? तो यहाँ पर वित्तीय सहायता बोल सकते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि आपसे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट में बात करने वाले, कि ये कौन से सेक्टर का स्कीम है। दो सेक्टर होते हैं, ठीक है, एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, एक और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जब एक वर्ड जुड़ जाता है स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक वर्ड होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दोनों में अंतर है। जब बोलते हैं केंद्रीय क्षेत्र योजना, ठीक है, एक होता है स्पॉन्सर्ड, एक होता है क्षेत्र। तो स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि आप स्टेट यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट को, जो बुनियादी जो ढांचा है उसके ऊपर इन्वेस्ट करती है। लेकिन जब हम बोलेंगे यहाँ पर कि क्षेत्र योजना, केंद्रीय क्षेत्र योजना, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ओनली केंद्र सरकार ही यहाँ पर आपको फंड दे रही है, स्टेट यहाँ पर नहीं देगी। ऐसी भी चीज़ें स्टेटमेंट बनाकर यूपीएससी पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में। तो जो हम यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं उतना ही पॉइंट यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे पॉइंट उठा फुटा के एकदम ले आए। और ये बिल्कुल ये अपने मुंह से रिकॉर्ड करके, हाथ से, कुछ हाथ से टाइप करके, हैंडमेड है, ठीक है, अपने हाथों से बनाया हुआ। हाथ से बनाया हुआ तो खाना भी अच्छा लगता है। ये तो कंटेंट है, तो आपकी यूपीएससी के लिए कंटेंट ये खाने की तरह आप इसको भी ले सकते हैं। तो ये केंद्र क्षेत्र योजना है। दूसरी बात यहाँ पे बुनियादी ढांचे का विकास, ये भी देखिए क्या होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट के लिए, तो आप ये पॉइंट जो पढ़े ये आर्टिकल शुरुआत में, तो नाम में क्या लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, यानी कि बुनियादी ढांचे के विकास ये तो करेगी, ठीक है। अब एक यहाँ पॉइंट है कि प्राइवेट सेक्टर को के जो पार्टिसिपेशन है इसको इनकरेज करेगी। किस तरीके से? क्योंकि जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट जो सेक्टर है, इनकी जो भागीदारी है इनको प्रोत्साहित करेगी। कैसे कर सकती है? तो प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ऐसे करेगी कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सरकार भी थोड़ा बहुत आपका हेल्प कर देगी। जो फायदे होंगे आप थोड़ा कुछ फायदे कर लेना। फॉर एग्जाम्पल के भी आपसे अभी एक टॉपिक डिस्कस किए थे इसके पहले, मोरबी रिवर के बारे में, या फिर मुच्छी जो आपका जो मोरबी ब्रिज के बारे में, सॉरी, और जो मुच्छी जो क्या नाम था, मच्छू रिवर के बारे में, ठीक है, मच्छू रिवर जो जिसमें मोरबी आपका ब्रिज है, गुजरात की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो ओरिवा कंपनी जिनको दिया गया था टेंडर कि आप ये जो ब्रिज है ना इसको रेनोवेट करो, तो रेनोवेट करने के लिए उनको दिया गया। अब 15 साल के लिए बोल दिया गया कि आप रेनोवेट करें, 15 साल के जो फायदा यहाँ होंगे तो उसको आप ले लेना। ये क्या हुआ, एक तरह से ये प्रोत्साहित करना ही हुआ कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए और आप 15 साल तक वहाँ फायदा उठाने के लिए आप वहाँ पर टिकट विकट जो भी उससे पैसे आएंगे आप लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी ये एग्जाम्पल बसती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। सरकार इसके अलावा भी आपको इंसेंटिवाइज करेगी, प्रोत्साहित करेगी, इससे पैसे कुछ दे दिए आपको। फाइनेंशियल सहायता, पहले पॉइंट लिखे। लास्ट में पॉइंट यहाँ पर आधुनिक बुनियादी ढांचा। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ये ओनली बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहाँ पे ये कि आप क्या मॉडर्न तरीके से आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप वो डिजाइन कर रहे हैं, हाईवे जो बना रहे हैं, रोड जो बना रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि जो ट्रेडिशनल जो रोड पहले बनता था उस तरीके से बना रहे हैं, क्या उसमें 2 वे बॉर्डर लाइनिंग कुछ है कि नहीं है। यानी कि मॉडर्न तरीके से आपका जो बुनियादी ढांचा वो होना चाहिए। तो ये 4 से 5 पॉइंट जो है ना इस आर्टिकल के बारे में, आपको इसके बारे में और पीएचडी नहीं करना है, इस आर्टिकल में के बारे में इतना ही है। नोट्स कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आप इसका एक नाम लिख लेंगे, जो हिंदी वाले हिंदी का नाम लिख लेंगे, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये जो अंडरलाइन की है यहाँ तक लिखे। अब इस अंडरलाइन करने के बाद में, क्योंकि आपको ये नहीं लिखना, हम तो यहाँ समझाने के लिए पूरा लिखे कि क्यों खबरों में क्यों है, नहीं आपको ये बस लिखना है। और लिखने के बाद में आप ये 5 पॉइंट यहाँ से जो शॉर्ट में जाते हैं आप समझ सकते हैं, ये शॉर्ट में लिखने के समझ आ जाएगा। कितना होगा, मुश्किल चाहिए 2-3 लाइन का, वो 3 लाइन आ गया, एक आर्टिकल 3 लाइन हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, दूसरे आर्टिकल बात करते हैं। दूसरा आर्टिकल क्या है, ये आपका डिस्कस करता है इसरो के बारे में। इसरो का जो अभी है रिससेट-2 सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है इसरो का, ये वो आपका अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। सबसे पहले तो ये जानें कि ये जो न्यूज़ है, ये जो कॉन्टेक्स्ट, ये जो टॉपिक है, ये कौन से आपके पेपर में आने वाला है। ये पेपर आपका 3 में कवर करेगा, उसमें भी आपका किसा स्पेस का ये टॉपिक है। स्पेस आपके सिलेबस में पेपर 3 में छोटा सा एक टॉपिक है, आपको ये पढ़ना होता है। उसी में आप GSLV, PSLV, ASLV, ठीक है, SLV, ये सब कुछ चीज़ें वहीं पढ़ते हैं, स्पेस वाले टॉपिक में ही पढ़ते हैं। और जैसे से करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक आएगा तो हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ से लिंक नहीं है तो यहाँ इसको नहीं, लेकिन इस टॉपिक करंट अफेयर्स में जो टॉपिक आया PIB में, ये टॉपिक क्या है और इसके थोड़ा बेसिक जानते हैं, ठीक है। तो रिस सेट जो ना RISAT, ठीक है, सेट यहाँ RI एक ये अलग है, SAT में सेटेट हो गया 2 यहाँ पर, ठीक है, इस नाम से। और क्वेश्चन डेफिनेटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिखिए।
इम्पॉर्टेंट में इसको लिखिए। जो हम बोल रहे हैं आप थोड़ा सा अपनी साइड से थोड़ा बिलीव करके, विश्वास करके मानते चलेंगे, मेरी गारंटी है कि आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होंगे। पढ़ने के अलावा कुछ चीज़ें हम आपको बोलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा कॉमन सेंस, ये चीज़ भी कुछ मानेंगे तो मेरी गारंटी प्रीलिम्स, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अच्छे मार्क्स भी लाए आपने। आप अगर सर्च करेंगे संजीव नाइक सर स्कोर 174 इन प्रीलिम्स, आपके पास एक वीडियो आएगा, एग्जामपुर में हम वो डाल के रखे हुए हैं, वो देखिए, ठीक है। मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको हम सजेस्ट करते हैं ताकि आपके अच्छे आपको 174 नहीं लाने हैं, लेकिन आप 90 नंबर ले आएंगे तो 90 में आपको मालूम है कि अभी तो 90 कट ऑफ ही जाते हैं, काफ़ी होते इतना, तो 90 भी ले आएंगे इतना काफ़ी होता है, ठीक है। और कुछ लोग बहुत कमेंट करते हैं, कुछ लोग और भी तरह तरह कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास में फोकस कीजिए, क्लास को जो पढ़ाई जा रही है, ठीक है। और थोड़ा कमेंट में कम, वो कुछ लोग देखते हैं कि क्लास में होते हैं लेकिन वो लोग बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग गुड इवनिंग नहीं बोलते हैं, वो क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, निकलते हैं। ये होना चाहिए एटीट्यूड। पढ़िए, नोट्स बनाइए, बस काम खत्म। हाँ, जब रिजल्ट आ जाए तो एक बार याद कर लेना बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, खबरों में क्यों है, इसरो के रिससेट 2 उपग्रह ने जकार्ता के पास हिंद महासागर में, जकार्ता जो आपका ये है हिंद महासागर में पृथ्वी के, अभी इसका एक शायद मैप भी हम लगाए होंगे, ये लगाए क्या, नहीं लगाए, चलो कोई बात नहीं, शायद मैप मिस हो गया। जकार्ता के पास हिंद महासागर, इंडियन जो ओशियन है, में पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित पुनः प्रवेश किया है। देखिए, इंडिया ने ये जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया था, और ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया 2009 में लॉन्च किया था, 2009 में, आपको ये 2009 में, ठीक है। अब ये अभी क्यों आ गया, क्या ऐसे दिक्कत हो गई, दिक्कत ये हो गई कि हर एक सैटेलाइट की अपनी एक कक्ष होती है, अपनी ऑर्बिट होती है, और उस ऑर्बिट से, या तो वो ऑर्बिट जहाँ से बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो बैलेंस रखती है, उसको ना अंदर ना बाहर ना खींचती है, वो बैलेंस होती है। तो यहाँ पर रिससेट के बारे में ये बोला गया कि ये जकार्ता जो आपका एक आइलैंड कंट्री है, वहाँ पर ये पृथ्वी के जो इंडियन जो एटमॉस्फेयर है, जो कच्छ से नीचे, ठीक है, एटमॉस्फेयर वातावरण में वो आ गया है, ठीक है। तो क्या बोले सर गिर जाएगा, नहीं गिरेगा, नहीं, अभी ऊपर में है लेकिन थोड़ा सा वो अंदर तक खिसक गया है, ये अभी करंट में है। अब एक सवाल ये उठता है कि ठीक है ये करंट में है तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। 2008 में जब मुंबई में जब अटैक हुआ था ना, अब ये रिससेट 2 सैटेलाइट है क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये न्यूज में है तो बेसिक थोड़ा सा तो मालूम होना चाहिए। तो रिससेट 2 के बारे में, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये लास्ट में इसको समराइज भी कर देंगे, क्योंकि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2008 में मुंबई में जो अटैक हुआ था, मुंबई 11 जो 9/11 का बोलते हैं 2008 में, इसके एक साल के बाद में इसको लॉन्च कर दिया गया। और ये लॉन्च क्यों किया गया, तो इसका मेन जो मोटो था घुसपैठ विरोधी और आतंकवाद जो विरोधी अभियान के लिए ये सैटेलाइट स्पेशली इसको बनाया गया है कि जो भी घुसपैठ होते हैं जो बॉर्डर से, और यहाँ पे जो आतंकवाद जो विरोधी जो अभियान चलते हैं, इसको पता लगाने के लिए। और आपको बोलना चाहते हैं कि जो उरी अटैक जो हुआ था, उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ये सैटेलाइट का बड़ा रोल था, ठीक है। आपने बस मूवी देखी कैसे हुआ, लेकिन ये सैटेलाइट ने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, देखिए वहाँ से कुछ लोग तो गए, लेकिन कुछ हम लोग इस सैटेलाइट के जरिए हम लोग कुछ इमेज कैप्चर किए, और ये सैटेलाइट बहुत काम आता है। कुछ भी इन्फिल्ट्रेटिंग होती है बॉर्डर लाइन से, कुछ लोग आतंकवादी घुसने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो घुसपैठ जो विरोधी, इसके ऊपर भी नज़र रखती है, यही वो सैटेलाइट है जो कि दिखती है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ये वो सैटेलाइट है जो कि इंडिया ने हाल ही फिलहाल में शुरुआत की है, गलत हो गया, हाल फिलहाल कहाँ की, 2 दिनों में था। ये सैटेलाइट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बात करने वाला जो होता है कम्युनिकेशन के लिए, जो मोबाइल में नेटवर्क जो आता है उसके रिगार्डिंग नहीं, ये जो सैटेलाइट है ये घुसपैठ विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियान की रोकने के लिए है, इसके लिए बनाया गया। तो ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन उस आर्टिकल में कुछ जानना है, और कैसे आप क्वेश्चन बनते हैं, कैसे स्टेटमेंट बनते हैं, और कैसे ऑप्शन आपको सही करने होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। भारत की पहली जिसको बोलते हैं आकाश में आँख, और जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआईबी की इम्पोर्टेंस जो है ना, आप लोग थोड़ा प्लीज़ अपने साइड से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा। दूसरी बात यहाँ पे ये कि भारत की पहली आँख क्यों बोलते हैं, आँख आकाश में आँख, आकाश में आँख इसलिए क्योंकि ये आपके पास ऑर्बिट में, ठीक है, अंतरिक्ष में है,
और उसमें भी एक ऑर्बिट में घूम रहा है। आकाश हो गया। अब आँख क्यों? क्योंकि वो एक आँख है जो इस पे फोकस करके रखे हुए, किसमें? तो घुसपैठ विरोधी और जो आतंकवाद विरोधी जो एक्टिविटी होती है उसके ऊपर ये फोकस कर रखी हुई है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि इसके बाद ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है जो कि हम बताना चाहते हैं कि ये एक्स बैंड, अब ये पहले भी आपको बोल चुके हैं जब नाविक आपको जो पढ़ा रहे थे, यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट की रिगार्डिंग, जो इंडिया का नाविक सैटेलाइट, तो उसमें हमने बात की थी आपसे L5 बैंड और S बैंड के बारे में। यहाँ पर X बैंड है। ये बैंड क्या होता है? बैंड बेसिकली ये और कक्ष की हम बात करते हैं, ठीक है, लोकेशन की बात कर रहे हैं। X बैंड, अगर सपोज कीजिए कि हम लोकेशन कहीं ऐसा जगह रखते हैं जहाँ से हमें जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, सपोज कीजिए कि हमने आपने ये देखा होगा घर में जो एंटीना होता है, आप वीडियोकॉन, टाटा स्काई जो यूज करते हैं, टाटा स्काई जो आप लगाते होंगे आपके घर में भी होगा ये, तो क्या उसको ऐसे ही लगा देते हैं? मतलब जो आ रहा है मन में उसी तरह ऊपर नीचे करके? उसके लिए मैकेनिक्स होते हैं, वो लोग प्रॉपर तरीके से उसको सेट करते हैं, और सेट करने के बाद में आपके जो घर में वो प्रॉपर तरीके से क्लियर पिक्चर साथ में चैनल आपको शो किए जाते हैं, आप चैनल को एक्सेस भी करते हैं। ये क्या हो रहा है? जो आपका एंटीना है जो सेट किया गया कि वहाँ से जो रेडियो एक्टिव वेव है, ठीक है, जो वेवलेंथ उसका है, तरंगदैर्घ्य जिसको बोलते हैं, प्रॉपर तरीके से आए, और उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है कि वो रिफ्लेक्ट करके फिर आपके, मतलब वो देखिए आप, वो एक प्लेट की तरह होती है। क्यों बनाई है? ताकि रिफ्लेक्शन हो सके, ठीक है, इसके लिए। अब यहाँ पर एक्स बैंड भी कुछ इसी तरीके से है। एक्स बैंड को ऐसी जगह रखा जाता है, ये पोजीशन है, ठीक है, जहाँ जिसकी पोजीशन उसको बोल दिया ये बैंड हो गया, है ना। L5 उसके लिए अलग से बैंड हो गया। तो ये बैंड बेसिकली होता है लोकेशन को दिखाता है, एक लोकेशन, एक क्षेत्र को दिखाता है, एक पर्टिकुलर जगह को दिखाता है। ये लोकेशन से ये मालूम चलता है कि उस लोकेशन से यहाँ पर अगर वहाँ रखते तो ये बेसिकली ध्यान कहाँ पर लगेगा? जो नीचे सर्विलेंस करने में, यानी कि जो आतंकवादी घुसपैठ हो गया, यानी कि नीचे स्पेस में, नीचे जो पृथ्वी है, धरती है, उस पर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, बॉर्डर लाइन में क्या हो रही है, खास कर इसको एक शॉर्ट में बोलते हैं, ये स्पाई के लिए, ये जासूसी के लिए, ये जासूसी के लिए। तो एक्स बैंड, अभी हम क्वेश्चन अभी लाने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे भी, ठीक है, जब नाइट मैराथन होगा ना, PIB का 2 घंटे 3 घंटे नाइट मैराथन क्वेश्चन का। क्योंकि इस बार मेरा टारगेट ये है कि अभी फरवरी तक में ना, ज़्यादा फरवरी तक में, जब तक ये फॉर्म निकला नहीं है UPSC का, जब ये फॉर्म भरने डेट आ जाएगा फरवरी में 12 के आसपास आ जाएगा, 12-13 तक में, उसके बाद से, यानी कि अभी हमारे पास कितना टाइम है? 3 मंथ का टाइम है, ऑलमोस्ट लगभग 3 मंथ का। वो 3 मंथ में आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे प्री और मेंस दोनों का होगा, दोनों कॉम्बिनेशन होगा। कुछ आर्टिकल ऐसे भी होंगे, जो आर्टिकल हम बात करेंगे ओनली प्री के लिए, कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जो मिक्स होगा प्री मेंस, और कुछ आर्टिकल ऐसे होंगे जो कि प्री और मेंस दोनों होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात करिए प्री के लिए, स्पेशली प्री के लिए, लेकिन कुछ फोल्डर पॉइंट आप यूज कर सकते हैं मेंस के लिए, हम इसे खुद बोल देते हैं। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था एडिटोरियल में 4 बजे, मोनिका मैम जो ली थी क्लास, वहाँ हमने बात की थी बेसिकली किसके लिए, तो हमने वहाँ बात की थी जो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन था CBDC बारे में, तो मेंस के लिए था, है ना। तो ये भी, ये जो क्लास है ये दोनों के लिए, प्री भी मेंस भी, दोनों कवरेज में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एक पॉइंट यहाँ डिस्कस नहीं किया, रडार इमेजिंग उपग्रह, ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। रडार इमेजिंग यानी कि देखिए हर एक सैटेलाइट का जो ना नेचर अलग अलग होता है। ये रडार इमेजिंग जो बोल सकते हैं कि आप किसी भी एरिया में, किसी, जैसे क्या होता है रडार, आप जब सुनते हैं क्या इसका मतलब समझते हैं कि किसी भी एरिया को अगर स्कैन करना है तो रडार जो आपका सिस्टम होता है उसके जरिए आप स्कैन कर लेते हैं कि रडार के जरिए से, अच्छा ये आपका फील्ड कैसा है, यहाँ की सॉइल कैसी है, यहाँ की जो वाटर कंटेंट कैसा है, यहाँ जल कितना किस मात्रा में। तो ये रडार जो उपग्रह जो है ना इमेजिंग, तो ये इस सैटेलाइट से इमेज कैप्चर कर लेता है। आप बोलेंगे सर इमेज, हाँ वो इमेज कैप्चर करता है और वो इमेज सेंड कर देता है इसरो को। रिसेट जो 2 सैटेलाइट है वो इसरो करता है, और इसरो क्या करता है, इंटेलिजेंस एजेंसी को भेज देता है, लो भैया, या फिर डायरेक्ट आप उसको एक्सेस दे दीजिए, वो अपना कर लेगा। ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल बात करते हैं। क्या है अगला आर्टिकल? तीसरा आर्टिकल देखिए, ये आपका है जो टॉपिक है ये आपका FPIC यानी कि जो फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में, और फूड प्राइस इंडेक्स जो कि भी हाल ही फिलहाल में इसका इंडेक्स रिलीज किया गया है।
कौन रिलीज किया? तो इसको रिलीज किया गया जो संयुक्त राष्ट्र के यानी यूएन के जो खाद्य और कृषि संगठन का जो कृषि संगठन का खाद्य मूल्य कृषि संगठन, ठीक है, यहाँ तक इन्होंने रिलीज किया क्या? इन्होंने रिलीज किया FPI, ठीक है, यानी फूड प्राइस इंडेक्स। ये पूरा होता क्या है ये इसके बारे में जानेंगे, और ये क्यों फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में जानेंगे। थोड़ा हम ये भी जानेंगे कि ये आपका जो UN जो आपका खाद्य और कृषि संगठन है, यानी कि UN आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए होता क्या ना, क्यों कॉन्टेक्स्ट में, तो ये जाने से पहले हम ये जानेंगे ये GS पेपर 3 में आएगा, और GS पेपर 3 में, पेपर जब 3 बोलते हैं तो आप मेंस की दिमाग में रखिएगा कि मेंस की सर बात कर रहे हैं, बाकी प्री बात नहीं कर रहे हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, ये आपके पेपर 3 GS पेपर 3 में छोटा सा सिलेबस का एक टॉपिक है, उस टॉपिक से बिलोंग होता है, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या बोला गया कि अभी इन्होंने, यानी कि UN शॉर्ट में इसको बोलते हैं UNAO, ठीक है, UNFAO मतलब इस चीज को बोलते हैं हिंदी शॉर्ट में, ठीक है। UN फूड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया यानी कि संगठन हो गया, ये रिलीज किया गया तो FPI शॉर्ट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है, आपको लग रहा है कि यार इसका फुल फॉर्म के लिए ना, इसका फुल फॉर्म अगर आएगा भी, मतलब पूरा लंबा लिखा रहेगा, तो इस शॉर्ट नाम से पहचान सकते हैं, पहले पहले लेटर को देखकर वो भी कर सकते हैं। इन्होंने रिलीज किया, और रिलीज करते हुए अक्टूबर का जो मंथ रिलीज किया ना, रिलीज करते हुए इन्होंने ये कहा कि ये औसतन जो है ना 135.9 अंक जो है ना ये रहा है, और जो पिछले महीने के 136 अंकों की तुलना में थोड़ा कम है। अब एक सवाल तो आप दिमाग में सोच सकते हैं, सर ये जो इंडेक्स में जो नंबर आप जो बात कर रहे हैं, ये नंबर का कम होना अच्छा है या नंबर का बढ़ना अच्छा है? तो ये नंबर का कम होना अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर कम हुआ यानी कि ये अच्छा है। आप बोलेंगे सर ये 136.1 ये कितने में किया जा रहा है? तो इसके जो बेस जो आपके रेट जो दर है वो माना गया 100, यानी कि 100 को माना गया बेस। अब 100 से जितना ये ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा यानी कि उतना प्राइस महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो फूड प्राइस इंडेक्स यानी कि खाद्य मूल्य सूचकांक, यानी कि जो भी खाने पीने की जो वस्तुएं होती है, आप बोले से खाने पीने वस्तु क्या सब कुछ आ जाएगा? सब कुछ नहीं आता है, उसमें लिमिटेड है। लिमिटेड यानी कि बहुत कम ही चीज़ें उसमें होते हैं, और वो लिमिटेड चीज़ें क्या है आपको नहीं जानना है कि इसमें फूल गोभी है कि नहीं है, करेला है कि नहीं, आपको ये नहीं जानना है। आपको ये जानना है कि ये जो FPI है ये बेसिकली इसका कम होना ज़्यादा होना क्या इसका इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि पिछले मंथ की तुलना, बोला है पिछले महीने की तुलना की 136 अंक था, ठीक है, यानी कि अक्टूबर यानी कि अगस्त में, सितंबर में आपका 136 आपका अंक था FPI के अकॉर्डिंग, और ये अक्टूबर के मंथ में ये आपका हो गया 135.9, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो फूड प्राइस यानी कि जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, फूड प्राइस जो है ये आपका, इसकी जो प्राइसेस जो महंगाई है जो इसके मूल्य है वो घटी है, ठीक है, छोटी सी घटी है, पॉइंट थोड़ा सा 0.9 है, देखिए यहाँ पर, मतलब 1 पॉइंट भी नहीं है, मतलब बिल्कुल बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला जाता है कि 100 पॉइंट जो हम लिए 100 को हम लोग आधार एक मान लिए हैं, 100 को, इस 100 को आधार माने कब है? तो उसके लिए एक डेट डिसाइड किया गया, कौन सा? 2014 से लेकर 16 तक में, ये डेट को हम लोग बोल रहे हैं कि ये आपका इस दिन में जो भी फूड के जो प्राइस थे, जो भी कुछ आइटम्स को रखे गए उसके जो प्राइस थे, सपोज कीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि करेला, गोभी, टमाटर, आलू और प्याज, ये को हम इस एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रख लिए। अब इसके जो एक साथ इसको मिला लिए, ठीक है। अब इस पांचों की जो प्राइस है, इसके जो मूल्य है, इसको हमने रख दिया कि ये अगर 100 है, ठीक है, और कब? 2014 से लेकर 16 तक में, इस डेट में अगर मान लिया कि ये आपका 100 है, ठीक है, 100 ये है। अब उस डेट से लेकर अभी हम लोग उसी से कंपेयर कर रहे हैं कि अब इसके कंपेयर में 135.9 ये इस मंथ कर रहा है। इससे क्या फ़ायदा होता है? ये मालूम चलता है कि 2014-16 के तुलना में अभी इस टाइम में महंगाई जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी में कितनी महंगाई बढ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि 35 का यानी कि उसमें बोल सकते हैं कि 50% ऑलमोस्ट, थोड़ा कम ही, ठीक है, उतना बढ़ा है। ये आपका कुछ पॉइंट हो गया, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब क्या कि इसमें आपको जानने की नीड है। जानने की नीड क्या है? पहली बात ये है कि ये 5 कमोडिटी समूह का एक औसत है। अब इसे आपको 5 बताए ना, करेला, आलू, टमाटर, तो इसमें 5 चीज़ें, ठीक है, 5 चीज़ को वो रेंडमली वो ले लिए।
अब रेंडल में किसी लिए सामान के लिए आलू है, ठीक है, आलू है, आलू का कंजम्पशन हर घर में होता है, आलू की डिमांड, बिना आलू के सब्जी बनता भी नहीं है, उसको ले लिया गया, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 को लिया गया और उसके एक औसत, उसके यानी पाँचों के जो प्राइस मूल्य हैं उसका एक औसत निकाल लिया गया और 100 मान लिया गया, जो अभी एग्जाम्पल लिए वो कर लिया गया। 1965 जो 45 की बात कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली अभी पीछे में देखा, यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ये इंडेक्स रिलीज किया सूचकांक, इनकी स्थापना की बात करें कि UNFAO की बात करें तो ये 1945 में इसकी हुई है। और बेसिकली इसका मेन पर्पस की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य बेसिकली होता है जो स्थायी कृषि है, यानी कि जो स्टेबल एग्रीकल्चर है, यानी कि सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है, यानी कि आप कृषि कर रहे हैं और कृषि करने में आप बोले सर ये तो बड़ा उद्देश्य इसका अलग हो गया, अलग नहीं हुआ है, ये सूचकांक निकाल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो फूड की प्राइस उसी को वो देख रहा है, ये तो इसका एक हिस्सा है। लेकिन ये जो हम बात करें ये UNFAO फूड भी है, एग्रीकल्चर भी है, तो आप ये इग्नोर कर ही नहीं सकते कि ओनली फूड को देखें, एग्रीकल्चर भी है तो एग्रीकल्चर की चीज़ों को देखेगा। तो ये कुछ स्टेटमेंट जनरल सा होता है कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, हाँ ये लोग इसको प्रमोट करते हैं, जो सस्टेनेबल जो यानी स्थायी जो कृषि इसको प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, या फिर कुछ और बातें जो जनरल सी लगे कि हाँ ये तो लोग कर सकते हैं या कोई भी बॉडी वो कर सकती है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, उसको आपको बस उसको ज़्यादा नोट्स में बनानी भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया स्थायी कृषि के लिए ये फोकस करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे है कि फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा, ये UNFAO ये भी ये इंश्योर करता है कि कहीं ना कहीं जो खाद्य की सुरक्षा, इनकी फूड की जो कमी है, खाद्य सुरक्षा, ये तो नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अभी इस वॉर में USSR रशिया के वॉर में, उसमें जो वीट की जो कमी है वो देखी गई, वीट की कमी देखी गई, गेहूँ की कमी देखी गई, और इस ये भी क्या है, एक फूड सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये भी ध्यान दिया इस चीज़ को लेकर, और इन्होंने इंडिया को ये भी कहा कि आपके पास अगर वीट की ज़्यादा अगर सरप्लस है तो वीट आप दे दो थोड़ा बहुत, जो कंट्री को यूक्रेन देता है, क्योंकि अब इसके पहले हम कुछ आर्टिकल में बात किए थे कि यूक्रेन के बारे में, कि यूक्रेन ग्रेन्स के मामले, अनाज के मामले में सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करता है, भेजता है, लेकिन क्योंकि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव पढ़ाए थे, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये सीक्वेंस में जो आप पढ़ रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, उनको याद होगा, ठीक है, डेफिनेटली याद होगा, जो सिंसियरली जो देख रहे हैं उनको याद होगा। तो अब वो चीज़ें हमने ये भी देखा कि हाल ही फिलहाल में रसिया उस इनिशिएटिव से, उस पहल से वो वापस अपने पैर को पीछे कर लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ड्रोन से अटैक हुआ था, ये पढ़ाए थे, याद आ रहा होगा, ये सब कुछ याद होना चाहिए, लिंक, सब कुछ लिंक है, ठीक है, एक तरफ से। तो फूड सिक्योरिटी हो गया। अब प्लस जो भूखमरी है, यानी भूखमरी यानी जो हंगरनेस है, उसको भी डिफीट करना, उसको भी हराना है। तो इसके 3 जो आपकी उद्देश्य है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 आपके उद्देश्य है, और ऊपर में आपका जो स्टैब्लिश का भी स्थापित हुआ, ऊपर में सबसे पहले क्या है, ऊपर में कि ये किस तरीके से काम करता है, इंडेक्स कैसे रिलीज करता है। तो 5 आपके जो कम्युनिटी है उसको मिला लिए, औसत कर दिया, निकाल लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये 4th आपके आर्टिकल है। 3 आर्टिकल हम लोग बिल्कुल एक सही टाइम में, राइट टाइम में, और बहुत कम टाइम में हम लोग कर चुके हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में, क्या ये कहता है। तीसरा आर्टिकल ये कहता है, चौथा आर्टिकल ये कहता है कि अभी आपका जो B2 सैटेलाइट है ना, यानी जो चाइना का है, चाइना का जो नेविगेशनल सैटेलाइट है, चाइना का जो बोलते हैं GPS, जो कि USA का यानी ग्लोबल पोजिशन सैटेलाइट, उसी तरीके से चाइना का B2 सैटेलाइट है। आप बोले सर GPS तो हम लोग यूज करते हैं, वो तो USA का है। यस, USA का है, अभी हम लोग बात भी किए थे, नाविक एक टॉपिक आया था पीछे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपिक आए ना उसको जहाँ से लिंक हो सके, पहले हम बात कर चुके हैं, और वो चीज़ें हम लिंक करके आपको थोड़ा सा उसके बारे में एक कनेक्शन दे दें, ताकि वो जल्दी से रिवाइज भी हो जाए। और कनेक्शन बस, उसको ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको हम बता चुके हैं, और ये तभी होगा जब चीज़ों को रिवाइज करेंगे। आपको पढ़ाने के लिए ना, आपको पढ़ाने के लिए हमें पूरा करंट अफेयर्स को ना, पूरा करंट हम खुद रिवाइज करते, ताकि आपको हम अच्छा से यहाँ डिलीवर कर सकें। और करंट अफेयर्स दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा, इसमें आप भले हिस्ट्री फैकल्टी है, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे जियोग्राफी को, आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में डेली अपडेट करना पड़ता है, डेली, और इसमें हार्डवर्क चाहिए, और इसमें आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है। अच्छी बात क्या है, और इसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि हम हर एक टॉपिक जब हम लेके आए, तो पहले उस टॉपिक के रिगार्डिंग हम क्या बात किए हैं,
कुछ टॉपिक, कुछ मिलता जुलता कुछ टॉपिक पहले आया, उसको हम लिंक कर देते हैं। ये तो अभी हम लिंक किए थे, अभी जैसे फूड सिक्योरिटी आया तो हमें उसके रिगार्डिंग बात भी कर लिए, जो अभी हम एक आर्टिकल बात किए थे। इसके लिए हमें हर एक टॉपिक को, हर एक करेंट अफेयर्स का हर एक टॉपिक को दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है, तभी अचानक निकलेगा। और किसी ने कमेंट किया था सर कैमरा देख के पढ़ रही है, और हम बताना चाहते हैं कि वो जो जिसने भी लिखा जो भी होगा, वैसे तो सबसे पहले थैंकफुल उनके लिए कि उनके लिए हम ये पीपीटी बनाए हैं, क्योंकि बिना हम देखिए पूरा फेस देखने के लिए हमें यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लिख के लाना पड़ेगा, तो हमें मोटिवेट किया कि हमें आप लिख के लाओ, बाकी कभी कभी कुछ के लिए थोड़ा मोड़ो, अब लिखने के लिए हम मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने थोड़ा मोटिवेट किया और ये हम करके आए, और आपके लिए थोड़ा बहुत करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये तो जनरल सी बात है, ठीक है, आई होप समझते होंगे। और चैट ज़्यादा ना करें, मेरी नज़र होती है, ठीक है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरी नज़र होती है, मेरी नज़र होती है सुबह के क्लास में, ठीक है, हाँ कुछ बोलते नहीं है लेकिन नज़र होती है, ठीक है, नज़र होती है। अगर कुछ कोई अननेसेसरी कुछ कमेंट करता है, मैसेज करता है, तो उसके लिए मेरे पास हथियार होते हैं, ठीक है। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सुबह को अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बस थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत अलावा कोई बात नहीं है, आप थोड़ा बहुत पढ़ने के अलावा थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होना चाहिए, हाँ। जैसे कुछ लोग हैं, हमें इतना नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोग एंटरटेन करते हैं, ठीक है, तो सभी को थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या है टॉपिक बीडू के बारे में। तो बीडू जो सैटेलाइट सिस्टम है जो कि चाइना का है, और ये करंट में क्यों है, ये बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये किस टॉपिक में आपका कवर होगा। तो जीएस पेपर 3 में कवर होगा, और उसमें भी अंतरिक्ष यानी स्पेस की हम जो बात करते हैं, स्पेस जो अभी पीछे टॉपिक देखे ना, इसके पहले एक टॉपिक देखे जो कि इस पे रिससेट 2 के बारे में, रिससेट सेकंड टॉपिक याद कीजिए। तो ये भी आपका स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, ठीक है। हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में चीन ने नए युग में चीन की बीडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम शीर्षक से अपना आधिकारिक श्वेत पत्र जारी किया। अभी चाइना ने क्यों, पता है क्यों किया, अभी बात करें, लेकिन चाइना ने भी एक वाइट पेपर, एक श्वेत पत्र रिलीज किया। वाइट पेपर क्या होता है, वाइट पेपर में आप, वाइट पेपर का मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि जैसे बीडू इसका सैटेलाइट है, जो कि सैटेलाइट सिस्टम है, बीडू के लिए क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, बीडू में भी क्या परेशानी है, बीडू सैटेलाइट को लेकर क्या इसमें और अपडेट कर सकते हैं, और मतलब चीज़ें कमी क्या कर सकते हैं, क्या योजना, बस ये सब चीज़ें होती है लिखी हुई, ठीक है, वाइट पेपर, ठीक है। तो ये श्वेत पेपर हो गया, लेकिन आपको ये तो मिल गया, आपको खबरों में क्यों है, इसके बियॉन्ड अगर आपको जाना है तो आपको ये जाना पड़ेगा कि ये खबरों में इसलिए भी है कि ये चाइना का भी जो करंट है ना, इसलिए भी है क्योंकि नाविक के रिगार्डिंग IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या नाविक बोलिए, नेविगेशनल इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, या सॉरी, नाविक का मतलब हो गया NAVIC, इस तरह, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, जो कि हम पहले बोल चुके हैं। नाविक इंडिया का है अपना, और ये भी हम बात किए थे नाविक के बारे में कि इसका जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक का रेंज है, जो कि 8 सैटेलाइट अभी छोड़ चुका है, कुछ सैटेलाइट काम नहीं कर रहे, एक तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और उसमें भी जो ज़्यादा सैटेलाइट जो है वो आपके L5 में रखे गए हैं, L5 और S बैंड में, ये भी हम बात किए थे, ठीक है, थोड़ा सा याद आ जाए इसलिए हम थोड़ा सा इसको लिंक करते रहे। चाइना ने जब ये देखा कि यार अब, क्योंकि हम जब डिस्कस किया नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ में था, क्योंकि इसमें 5 सैटेलाइट फंक्शन ठीक से नहीं कर रहे थे, और इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो 5 सैटेलाइट को वो फिर से वो उसको सही लॉन्च करेगा, और ये पहले भी लॉन्च हो चुका है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ। 2013 में जब इंडिया का जो नाविक सैटेलाइट है सिस्टम है, उसका जो 2018 में जब 7 सैटेलाइट जब लॉन्च कर दिया, 8 इससे किया था, ठीक है, 8 एक तो काम नहीं कर रहा था, 8 कर दिया, इंडिया का 8 ही टारगेट था। जैसे USA का जो GPS सिस्टम है, GPS सैटेलाइट है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट फुल फॉर्म, ये इन्होंने जब सैटेलाइट को लॉन्च किया तो इन्होंने 24 सैटेलाइट लॉन्च किया, 24, और 24 सैटेलाइट में से ये पूरे देखा जाए पूरे विश्व को, पूरे अर्थ को कहीं कहीं अपना अपना जो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो पूरे वर्ल्ड को सर्विस प्रोवाइड करने वाला में से 4 सैटेलाइट हैं पूरे वर्ल्ड पे। आप बोलेंगे सर 4 सैटेलाइट कौन कौन से, हमें तो GPS का मालूम है। एक चाइना भी है, चाइना का जो सैटेलाइट है ये आपको बता दें, ये 30 + 4 34, अभी 2 और
बात की जा रही है, 36, यानी कि जीपीएस से भी बड़ा। इवन कि ये बीदो जो सैटेलाइट है ये सऊदी अरब उसे दिया गया, सऊदी अरब में बीदो चलता है, अगर आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा। फिर अगर हम ईरान की बात करें, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पर बीदो चलता है, बीदो का भी है, जीपीएस भी है, लेकिन अब जैसे वो कंट्री जो चाइना का जीपीएस को पसंद नहीं करता है, ईरान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो ये लोग बीदो को अडॉप्ट किया है। तो बीदो का अपना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, तो एक है ग्लोनास करके, ग्लोनास, ये भी एक सेटेलाइट है, ये भी एक नेविगेशन सेटेलाइट ही है, जो कि जीपीएस की तरह है। किसका है? रसिया का है। गैलीलियो है, यूके यूरोपियन कंट्री का है, ये पूरे वर्ल्ड पे है। लेकिन इंडिया के पास में इतनी कम सेटेलाइट और यूएसए के पास में 24, चाइना जो इतनी आगे, नहीं चाइना कितना फेमस नहीं है, पता है, लोग जानते चाइना किस तरह है। कुछ कंट्री ठीक है, कुछ कंट्री रावण को कुछ लोग पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रावण महान है, ऐसे महान बोलते हैं, लेकिन रावण ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर चाइना का जो सेटेलाइट भी दो, ये भी आपका बहुत सारे कंट्री के पास में है। तो यहाँ पर कुछ जो है ना पॉइंट यहीं से बताना चाहते हैं। देखिए, चाइना ने यहाँ पर बेसिकली 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, स्पेस सेक्शन, ग्राउंड सेक्शन और यूजर सेक्शन। चाइना का जो सेटेलाइट है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। चाइना यहाँ बेसिकली फोकस करता है, यहाँ पर क्या देखिए, 30 + 5 एक कर दिया है, ठीक है, 36 की बात की जा रही है, ठीक है, 30 + 5 हो गया, 35 वो कर चुका है। अब 1935, तो ये तो यूएसए से भी बहुत बेहतरीन होगा। बेहतरीन होना बड़ी बात नहीं है, ये आप कितना हर एक कंट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये हो गया। प्लस ये हो गया हाइब्रिड नेविगेशन। हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं, यानी मिलावट। मिलावट मतलब ये हुआ कि इंडिया वाले में बात किए थे, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट है, ठीक है, ये बात 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस में होता है। ये भी आपका मेन कंट्रोल स्टेशन, यानी कि ये बेसिकली इंडिया जो चाइना फोकस कर रहा है कि वो इस एक मेन स्टेशन बनाने का, जहाँ से जो सेटेलाइट की जो डेटा है जो कैप्चरिंग होती है, या फिर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जीपीएस के रिगार्डिंग, ठीक है, वो एक मेन सेंटर होना चाहिए जहाँ पे आप मॉनिटर कर सकें। जैसे सपोज कीजिए कि आप यहाँ से जाना चाहते हैं कहीं, यहाँ से आगरा, ठीक है, दिल्ली से आगरा, तो दिल्ली से आगरा जब जाएंगे तो आपको नीड होगा ना कम से कम कि आप मैप निकालेंगे, मैप के जरिए आप जाएंगे, जिसको पता नहीं होगा। तो यहाँ पर जो डेटा आपने जो सर्च किया, एक डेटा बन गया वो, कि आपने यहाँ से वहाँ गए सर्च करते हुए, तो आपका नाम सब कुछ डेटा रजिस्टर होंगे कहाँ पर, इस मेन स्टेशन पर, ठीक है। तो चाइना का भी अपना है। तो आप बोल सकते हैं सर ये तो तब संकट वाली चीज़ें, दिक्कत है, अरब कंट्रीज हमारे जो रिलेशन वो सही है, तो क्या वहाँ दिक्कत होगा? कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, चाइना जो है, चाइना के ऊपर विश्वास करना भी, ये भी एक गलती है। तो हम लोग अपने आप में दूसरे कंट्री जहाँ जाएंगे, जहाँ हमें जानने को मिलेगा कि वहाँ बीदो भी चल रहा है, वैसे तो अभी तो चांस कम है, तो आपको जब जानने को मिलेगा यहाँ बीदो चल रहा है, तो थोड़ा सा आप अपने आप में अलर्ट रहेंगे, ठीक है, अपनी पोजिशनिंग को लेकर, लोकेशन को लेकर, ठीक है। लास्ट में रहा चिप्स, मॉडल्स एंड एंटीना टर्मिनल्स, इसको लेकर भी। अब देखिए, आप सेटेलाइट लगा दिए, अब उसको सेटेलाइट से जो रेडियो एक्टिव जो वेव्स हैं, तरंगें वो जो होती है, उसको कैप्चर कौन करेगा? टावर करेगा, एंटीना करेगा। ये आप कहाँ लगाएंगे? तो ये टावर, या फिर आप जो चिप की बात करते हैं, ठीक है, टावर लगाइए, इस टावर से बेसिकली लिंक उधर, सब कुछ लिंक है, यहाँ से यहाँ सिग्नल, यहाँ से सिग्नल यहाँ भेजा, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये सारा कुछ लिंक है। एंटीना के जरिए आपको सिग्नल पहुंचता रहेगा, और एंटीना तक सिग्नल कौन पहुंचाएगा? ये सैटेलाइट। ये भी चाइना काम कर रहा है इसके ऊपर। तो इसी के रिगार्डिंग चाइना जो व्हाइट या श्वेत पेपर जो ना अभी इन्होंने रिलीज किया है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ आर्टिकल, 4 आर्टिकल हो गए। एक आर्टिकल हम सोच रहे और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आर्टिकल बहुत बड़ा है आर्टिकल, क्योंकि ये आपका राज्यपाल से है, गवर्नर से है, और अभी ये न्यूज़ में था, ठीक है। क्यों न्यूज़ में था? ये हम सोच रहे इसको आज ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट है इसमें। हर एक देखिए, 2 स्लाइड है ना, तो 2 स्लाइड में से इतना ही पॉइंट लिखे हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, बाकी पीछे एक तो आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। थोड़ा टाइम लग जाएगा, और थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें बोल सकते हैं कि, या फिर क्या कर लेते जल्दी कर लेते, हो सकता है। क्या हुआ कि हाल ही में कि राज्यपाल का जो कार्यालय, उसके मुद्दे और सिफारिश, या बोल सकते सिफारिश क्या है, ये आपका टॉपिक है। क्यों कॉन्टेक्स्ट में, इससे जाने से पहले हम ये जानते हैं कि आपका जीएस पेपर 2 में आएगा, ठीक है। पॉलिटी के पार्ट है, पॉलिटी में किसमें? तो आपका कार्यकारी और जो न्यायपालिका सरकार है की नीतियाँ और हस्तक्षेप, ठीक है, इसलिए यहाँ इसी टॉपिक में आएगा, ठीक है। क्यों खबरों में इसलिए क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है कि तमिलनाडु की जो सत्तारूढ़ जो दल है ने विपक्ष के साथ एक संयुक्त याचिका पर हस्ताक्षर करने का इरादा किया। किसके लिए?
तो इसमें बोला गया जिसमें भारतीय राष्ट्रपति से उनकी राज्यपाल के तुरंत हटाने के लिए कहा गया है। जो तमिलनाडु में जो विपक्ष पार्टी है और जो रूलिंग पार्टी है, तो विपक्ष पार्टी ने ये वो एग्री हो चुके हैं कि वो जो खासकर राष्ट्रपति को वो बोलेंगे कि आप राज्यपाल को यहाँ से हटा लीजिए। आप बोलेंगे सर ये तो छोटी सी बात हुई, राज्यपाल का टॉपिक आ गया ना। राज्यपाल अभी आपको मालूम होगा कि केरल के रिगार्डिंग हम लोग बात की थी, केरल का जो आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल वहाँ के, उन्होंने अभी आपको मालूम है कुछ एक फाइनेंस मिनिस्टर को वहाँ उन्होंने अपनी साइड डिस्क्वालीफाई कर दिया था, ठीक है। तो ये जिनके पास उसके बाद पावर ये नहीं है, ये भी हम उस समय बात किए थे, बहुत शॉर्ट में बात किए थे, ठीक है। और बहुत सारी जो स्टेट हैं, राज्य है, जहाँ पर राज्यपाल को लेकर मुद्दा आता रहता है, जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की जो सरकार है वो जहाँ पर नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल से हट के है। अब सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है ना कि जो राज्यपाल का जो रोल होता है, इसकी जो रोल होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उस राज्य के लिए जहाँ वो बेसिकली पोस्टेड है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि आर्टिकल अनुच्छेद जो 155 है और 156 है, वो ये कहता है कि जो आपका 155 है उसमें ये बोला गया कि जो राज्यपाल जो है ना, ये अपॉइंटेड की जाएंगे, किसके हाथ में अपॉइंटमेंट उसका, ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के हाथ में। 156 आपको मालूम है उसके टर्म के बारे में बात करता है, उसके कार्य जो काल है उसके बारे में, जो कि देखिए 5 साल तो होता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के हाथ पे डिपेंड होता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके प्लेजर पर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति चाहे तो वो अपनी मर्जी से उसको हटा सकते हैं। तो ये तो एक कठपुतली तरह होगी कि जो भी सरकार बदली तो वो चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि इसी चीज़ को लेकर ये एक संवैधानिक, राजनीतिक और कानूनी बहस बन चुका है। ये एक ऐसा डिबेट बन चुका है जो कि संवैधानिक भी है, क्योंकि उसके पोस्ट को लेकर, उसके पोस्ट में कुछ जो प्रावधान ऐसे भी है जहाँ पे ये भी देखते हैं कि ये राष्ट्रपति की शक्तियों से कहीं कहीं ज़्यादा है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट बना के इसको जल्दी से कंप्लीट करने का। देखिए ये होने से जो डिस्टेबलाइज यानी अस्थिरता कुछ आती है कहाँ पर, जो राज्य के जो वहाँ के जो सिस्टम है, वहाँ पर राज्य में जो कुछ भी जो पॉलिसीज़ है, कुछ स्कीम्स है, अगर सरकार को वहाँ चलाने हैं, तो अगर मान के चलिए कि सरकार के बीच में और राज्यपाल के बीच में दोनों में डिस्प्यूट होता ही, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस राज्य के जो जनता है वो उनको भी दिक्कत होगी, क्योंकि जो पॉलिसीज है, जो स्कीम्स है, वो इम्प्लीमेंट होंगे नहीं। जब वो नहीं होंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो एक अस्थिरता हमें देखने को मिलता है। ये भी एक राष्ट्रपति की तरह एक नाम मात्र बोल सकती है, टिटुलर बोल सकते हैं, एक ये प्रमुख होते हैं जो कि स्टेट में, एक राज्य में वो मतलब जो राज्य की जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसके एरियन एडवाइस से वो काम करती है, जो कैबिनेट जो होता है, स्टेट कैबिनेट, ठीक है। त्रिशंकु निर्णय, यानी कि हम यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो हंग वर्डिक्ट होता है, हंग वर्डिक्ट का मतलब क्या हुआ? हंग वर्डिक्ट का मतलब हुआ कि इसमें एक पॉइंट जो खास कर बोला गया कि जब राज्यपाल के पास में एक डिस्क्रिशन पावर होती है, जब देखा जाता है कि असेंबली यानी स्टेट की जो असेंबली होती है, असेंबली वहाँ पर किसी की जो मेजोरिटी नहीं होती है, तो उस टाइम में जो हंग असेंबली है, यानी हंग असेंबली उसमें उसको बोलते हैं, और यहाँ पर राज्यपाल का जो पावर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इसको यहीं तक कुछ रखने का, और आपको ये जो पॉइंट है ना, इसको हम आगे से कंप्लीट करेंगे, फिर से स्टार्ट करके इसको। तो क्योंकि टाइम हो गया तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर तो कर ही लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं। कोई महाभियोग नहीं होता इसमें, इस गवर्नर के लिए कोई भी आप इम्पीचमेंट नहीं कर सकते, जो कि राष्ट्रपति के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है असहमति के लिए, यानी कि जब स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में कोई भी चीज़ को लेकर, कोई भी डिसीजन को लेकर जब भी डिस्प्यूट हो, या फिर ये बोल सकते हैं जब भी कोई चीज़ें डिसएग्रीमेंट हो, तो आप वहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कोई कानून है, एक संवैधानिक कानून या कोई लॉ नहीं बना हुआ है, ये भी एक समस्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर अपने जजमेंट में इन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नर का जो पोस्ट है ना, वो ऐसा पोस्ट नहीं है कि आप राष्ट्रपति जब भी चाहे उसको हटा दें। उन्होंने यह साफ साफ ये कहा है कि ऐसा नहीं कि आप मनमाना तरीके से, मनमोजी तरीके से, अनुसूचित तरीके से आप उसको हटा दें। उसके लिए प्रॉपर तरीके से 5 साल उसको सर्व करना होगा, एक रीज़न देना पड़ेगा, एक फैक्चुअल रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है, जिसके आधार पर आप उसको हटा सकें। इसके बाद मेल से बाहर मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नर होता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी बन के काम ना करें, ठीक है, ये उनका एजेंसी नहीं है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब जो बोलते हैं पपेट बन के, ये अलग बॉडी है, ये एक राज्य के लिए संवैधानिक एक पोस्ट है, और उसके लिए एक बिना बायस होके, बिना निष्पक्ष होके वो काम करना चाहिए। तो बाय मेल से बाहर, ठीक है। सरकारी आयोग और पूंजी आयोग, ये दोनों ऐसे एक कमेटी है
जो कि ये बात सर का है, बेसिकली ये बोला गया कि 5 साल तो आपको जो पोस्ट दिया गया, जो आपके कार्यकाल, ये तो सर्व करने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि गवर्नर को भी आप जो ना, इसमें क्या बोला गया, जो महाभियोग है, महाभियोग जो है ना, ये आप उसमें लगा सकते हैं। उसमें नहीं होता है क्योंकि ये प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के ऊपर ओनली होता है ना, तो ये इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा। पुंची कमीशन ने भी यहाँ पर जो सरकार, जो गवर्नर है, इसके रिगार्डिंग अपनी कमेटी में बात रखी है। गवर्नर के लिए जब भी गवर्नर राज्यपाल से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि ये 2 कमेटी जरूर मेंशन करें, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं इस चीज़ को। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। ये कहाँ से आ गया, रहा ये सर्वोदय बैच के बारे में, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही में ये आपका लॉन्च हुआ है। और इसमें अभी ऑफर जो आपके लिए अवेलेबल है वो ये है कि आपको 4,999 में चीज़ें मिल जाती है, जब आपको कोड अप्लाई करना पड़ता है IS75, ठीक है। जिसमें आपको फीचर्स की बात करें, लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, डे वाइज स्टडी प्लान्स की बात करें, या प्रैक्टिस सेशन की बात करें, जूम डाउट सेशन की बात करें। वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपके लिए EMI के प्रोविजन है, जिसमें आपको 2000 हर मंथ देने पड़ते हैं, 3 मंथ के लिए, ठीक है। सेम प्रोविजंस। और अगर आप अभी तक आप जो एग्जाम पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो इसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना पड़ेगा, प्ले स्टोर जाइए, एग्जामपुर सर्च कीजिए, आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो एग्जामपुर सर्च प्ले पे आएगा। और इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, अपने नाम को रजिस्टर कीजिए, और वो सारे फीचर्स को यहाँ पर आप जो देख रहे हैं उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। रहा कुछ डाउट के लिए, फर्दर कुछ डाउट के लिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और रहा जब भी कॉल ना लगे कभी कभी, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा होगा अपनी फीडबैक जरूर दें, और आपके फीडबैक का हमें वेट होता है। अच्छा फीडबैक, बुरा फीडबैक, जैसा फीडबैक, हर एक फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।